हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा क्लास 12 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारी वन शॉट सीरीज है। वन शॉट भी कहाँ भाई, एक एक टॉपिक कवर कराया। पिछले हमने पहले वीडियो करी थी बीओपी की, अच्छा चैप्टर है वो, अपने जल्दी से जल्दी खत्म करा था और एक एक पॉइंट कवर था उसमें। अब इसमें हम आते हैं और नोट्स की पीडीएफ में, नोट्स की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लीजिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं पहले भाई क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। पहले गुड्स का क्लासिफिकेशन कह रहे हैं भाई, गुड्स या तो गुड्स तो हमारे टेंजिबल ही होते हैं। अब उन गुड्स का क्या कह रहा है भाई, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, यानी कि जो लोग यूज कर रहे हैं पहले उनके बेसिस पे हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला यूजर कौन है सर, कंज्यूमर। पहले कौन से गुड्स हो गए सर, कंज्यूमर गुड्स। दूसरे प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं, जो भाई हम लोग कंज्यूमर यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम गुड्स टू सेटिस्फाई देयर नीड, यानी कि वो गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं किस लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसमें कितने तरीके के, चार तरीके के होते हैं सर। एक तो आपका ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल कौन से होते हैं भाई, जो हाई वैल्यू के होते हैं, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, वो होते हैं आपके ड्यूरेबल गुड। अब हाई वैल्यू के होते हैं 5 साल या उससे ज्यादा के लिए। जैसे कि अगर आप किसी कार को परचेज करते हैं तो ऐसा तो है नहीं एक साल में, एक साल ली अगले साल निकाल दी, नहीं। अब भाई उसको 5 से 10 साल आदमी आराम से जारी चलाता है, उसको 15 साल भी चलाता है। तो ये क्या हो गए, हाई वैल्यू के होते हैं और 5 साल से ज्यादा के होते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं सर, जो आपके 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा। अब आप क्या कपड़े परचेज करते हैं, आपने कोई भी कपड़े खरीदे या फिर अपने शूज खरीदे, तो क्या भाई आप 1 साल उनको पहनेंगे, 2 साल पहनेंगे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद में आप कहते हैं उनको रिजेक्ट कर देते, नहीं भाई अब नए कपड़े परचेज करने हैं। तो ये क्या हो गया, सेमी ड्यूरेबल। सिंगल यूज कौन से होते हैं, जो एक बार यूज होते हैं। अब एक बार कौन से, अब जैसे कि कोई पेन है, आप पेन को खरीद के लाए, उसकी इंक आप चेंज नहीं कर सकते, रिफिल आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपने क्या करा, यूज एंड थ्रो हो गया। पेन यूज करा, खत्म, फेंक दिया। पेंसिल है, कोई पेंसिल यूज करी, खत्म हो गई, बिल्कुल फेंक दी। ये क्या हो गया, हमारे यूज एंड थ्रो एक तरीके से। तो वंस यूज एंड लूज एग्जिस्टेंस, यानी एक बार यूज हो गए, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म। उसके बाद में सर्विसेज। सर्विसेज तो आपको पता ही है, इंटेंजिबल होती है नेचर में भाई, जो हमको दिखती नहीं है, कांट बी सीन और वी कैन नॉट टच दी सर्विसेज। तो कौन सी होती है हमारी, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल में कौन कौन सी, आपकी बैंकिंग सर्विसेज, आपकी इंश्योरेंस की सर्विस, क्या देख सकते हैं, नहीं, शिपिंग सर्विसेज। ये शिपिंग तो खैर हमारा नहीं है, लेकिन बैंकिंग इंश्योरेंस ये दो तो कंज्यूमर के लिए होती हैं। तो ये होगा हमारी सर्विसेज। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की तरफ। तो प्रोड्यूसर गुड कौन से हैं, जो कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होते हैं। अब प्रोडक्शन पर्पस के लिए कौन कौन से भाई, या तो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे या फिर आपके कैपिटल गुड होंगे। अब इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं, देखो वो होते हैं जो या तो जो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो, या तो जो हमारे रॉ मटेरियल की तरह यूज हो। अब वो कौन से भाई, अगर आप कोई चीज आप रॉ मटेरियल है तो सिंगल यूज हो गया। मैंने आपको क्या बताया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड में एक बार आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई रॉ मटेरियल है तो आप उसको क्या एक बार ही तो यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें क्या एग्जाम्पल है भाई, पावर एंड फ्यूल। आप इलेक्ट्रिसिटी आप एक बार अगर यूज कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को एक बार यूज कर रहे हैं, तो एक बार जब वो अप्लाई हो गई इलेक्ट्रिसिटी, अब दोबारा कहाँ से आ जाएगी भाई वो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल है यानी कि पेट्रोल वगैरह आपके। तो आप बताइए, इनको एक बार आपने यूज कर दिया किसी भी मशीनरी में, तो एक क्या ये दोबारा आ जाएंगे, नहीं भाई, खत्म, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म भाई, क्योंकि सिंगल यूज है। अब इसमें क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स में आपके, ये आपके रीसेल पर्पस के लिए भी होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो पावर एंड फ्यूल हो गया, बोर्ड हो गया, कॉटन हो गया। कॉटन हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं भाई। एक बार आपने कॉटन यूज करा तो फिर उसकी एग्जिस्टेंस खत्म। कैपिटल गुड कौन से हो गए, देखिए कैपिटल गुड वो होते हैं जो हमारे ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड होते हैं। अब ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड कौन से हो गए, हाई वैल्यू वाले। भाई कैपिटल गुड क्या है, एक का क्या है कि भाई ये इनकी वैल्यू क्या होगी, देखो इनकी वैल्यू होती है हाई, हाई वैल्यू होती है। मैंने आपको क्या बताया था भाई, कैपिटल गुड में, कैपिटल गुड में हमारी हाई वैल्यू के होते हैं, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो कैपिटल गुड हो गए हाई वैल्यू के। ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, ड्यूरेबल होते हैं फिक्स द फाइनल इन्वेस्टमेंट, या तो एक बार फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दी इन पे, या फाइनल इन्वेस्टमेंट हमने करके रख दी। और इनसे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर आपने एक बार करा तो गिव रिटर्न फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों के लिए रिटर्न आता है। कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, उसके ऊपर रिटर्न आता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अब नेचर के बेसिस पे हैं आपके फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। भाई गुड्स का नेचर क्या, फाइनल। फाइनल गुड कौन से हो गए,
जिनने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन की जो बाउंड्री है उस लाइन को क्रॉस कर गया, अब उनमें कोई भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना, कोई भी एडिशन नहीं होना उनके अंदर। फिर क्या है, रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर, यानी कि अब वो भाई जो उनके फाइनल यूजर हैं, फाइनल यूजर कौन कौन है? अगर हम बात करते हैं हमारी ओपन इकोनॉमी में, तो आपके हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। लेकिन अगर ये नहीं है, अगर क्लोज इकोनॉमी है, तो हाउस होल्ड एंड फर्म, ये आपके हो गए फाइनल। अब इनके भी देखो एंड यूजर कौन कौन से थे हमारे, एक तो थे हमारे हाउस होल्ड और सेकंड थे हमारे फर्म, यानी कि आपकी प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म जो एक्सपेंडिचर करती है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद में इनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना, केवल वो वैल्यू एडिशन होगा कौन सा, अगर बाई चांस किसी चीज की कॉस्ट है 900 रुपये, अगर उसको बेचना है किसको, रिटेलर को, अगर वो बेचेगा किसको, कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को बेचेगा 1000 रुपये में, केवल 100 रुपये का उसमें वैल्यू एडिशन होगा। वही वैल्यू एडिशन रह जाता है जो रिटेलर कस्टमर को, कंज्यूमर को बेचेगा वो। इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, भाई नेशनल इनकम में आते हैं ये। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड। ये वो गुड होते हैं जो रिमेन इनसाइड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है वो भी उसी के अंदर है, अभी इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होना है, यानी चेंजेस होने हैं। वैल्यू इज येट टू बी एडेड, भाई अभी इनमें वैल्यू और लगेगी, अभी इनमें वैल्यू और जुड़ेगी, ठीक है। यूज एज अ रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल। मैंने आपको क्या बताया था, या तो रॉ मटेरियल यानी कि ये होते हैं आपके सिंगल यूजर गुड्स भी हो सकते हैं। अगर सिंगल यूजर नहीं है तो, अगर सिंगल यूजर नहीं है तो हम ये होते हैं फिर रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है। इनको हम रीसेल, अगर किसी भी कंपनी ने अपनी कोई कार प्रोड्यूस करी और वो कार डीलर था, उसने क्या करा कि भाई जो वो कार थी उसने कंपनी से परचेज करके, अब भाई कंपनी ने परचेज करी, कंपनी ने प्रोडक्शन करा सॉरी, लेकिन परचेज किसने करी, कार डीलर ने। तो उसने किस लिए वो परचेज करी, रीसेल पर्पस के लिए। भाई कंपनी एक बार उसे बेच चुकी है लेकिन वो भी तो उसे बेचेगा, तो वो हो गया क्या, रीसेल पर्पस के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर करेंगे। ये बताऊंगा इसमें एक और पॉइंट है, नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में कंसीडर नहीं करे जाते। क्यों नहीं करे जाते, इससे क्या हो जाती है, इट लीड टू डबल काउंटिंग, इट लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, डबल काउंटिंग हो गई, डबल काउंटिंग क्या है वो हम 4th चैप्टर में हमारे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा भाई खत्म, इतना यूजर के बेसिस पे और नेचर के बेसिस पे। अब मैंने आपको जो 2 पॉइंट में अभी रह गए थे बताने को, पहला क्या था यार कि हम इनको किसी भी गुड को हम फाइनल और इंटरमीडिएट कैसे करेंगे, भाई क्या फाइनल है कि वो इंटरमीडिएट है ये कैसे पता करेंगे, और ऑन दी बेसिस ऑफ यूजर, यानी यूजर में। अब आप बात बताइए कि क्या कैपिटल गुड है वो सारे के सारे, ऑल दी प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड, यानी कि जो भी आपके गुड प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं क्या वो सब कैपिटल गुड है, नहीं। वो हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमारे गुड्स के टाइप्स को। अब हम पढ़ते हैं, भाई मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी गुड है, अगर हमको उसे क्लासीफाई करना है एज अ फाइनल गुड और एज अ इंटरमीडिएट गुड, तो हम उसे कैसे क्लासीफाई करेंगे। देखो क्या होता है कि अगर किसी भी गुड में पहले उसका देखो उसका एंड का नेचर क्या है, उसका एंड नेचर क्या है। भाई अगर हम उसे क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम पहले ये देखेंगे उसका गुड का एंड नेचर क्या। अब एंड नेचर से आप लोग क्या समझते हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी गुड है, हमारा फाइनल और इंटरमीडिएट कैसे क्लासीफाई होगा। अगर फाइनल गुड है तो वो कौन परचेस कर रहा है, या तो आपका प्रोड्यूसर परचेस करेगा, या तो आपका प्रोड्यूसर परचेस करेगा, या फिर कौन करेगा, आपका कंज्यूमर। प्रोड्यूसर करेगा या फिर कंज्यूमर करेगा, ये दो ही जने ये दो ही जने यूज करेंगे। तो अगर देखो अगर फाइनल है तो या तो प्रोड्यूसर परचेस करेगा, ठीक है, या तो प्रोड्यूसर परचेस करेगा या फिर कंज्यूमर परचेस करेगा। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर क्यों परचेस करेगा सर, वैल्यू एडिशन के लिए, भाई उसको प्रोडक्शन करना है यानी वैल्यू एडिशन करना है इसलिए करेगा। और कंज्यूमर को तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको अपनी वांट सेटिस्फाई करनी है। ये हो गया भाई कंज्यूम, ये फाइनल का हो गया।
अब एंड नेचर इंटरमीडिएट के बेसिस पे आप लोग क्या समझते हो भाई? देखो इंटरमीडिएट का मतलब मैंने बताया था कि या तो वो रॉ मटेरियल के उस पे होगा, या तो भैया रॉ में अगर लिख रहा है रॉ मटेरियल है तो ठीक है भाई। देखो अगर प्रोड्यूसर करता है परचेस, लेकिन कौन से गुड माने जाएंगे भाई आपके जो कैपिटल गुड है? वो कैपिटल गुड कौन से? आपका मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ये आएंगे इसके अंदर। रॉ मटेरियल के अंदर जो सिंगल यूज है, सिंगल यूजर गुड्स है, वो आगे इंटरमीडिएट के अंदर। रॉ मटेरियल क्लियर। अगर रीसेल, एक आता है रीसेल पर्पस, अगर कार डीलर ने खरीदा किससे? कंपनी से रीसेल करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर कंसीडर होगा। जैसे कि मिल्क है, किसने खरीदा सर? कंज्यूमर ने। ठीक है, कंज्यूमर ने खरीदा यानी कि वो हो गया आपका फाइनल। लेकिन अगर वही मिल्क के किसने खरीदा? आपके किसी दुकानदार ने, किसी दुकानदार ने खरीदा किस लिए? मिठाई बनाने के लिए। कौन सा हो गया? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल हो गया। आप रिटेलर हो, आप होलसेलर से सामान खरीद के लाए, क्या हो गया? रीसेल पर्पस के लिए। ठीक है, तो हो गया इंटरमीडिएट। ये हो गया उसका एंड नेचर। अब एक और पॉइंट था कि ऑलरेडी डू ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड? क्या भाई, क्या सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड होते हैं? प्रोड्यूसर गुड कौन सी हो गई? प्लांट मशीनरी। प्रोड्यूसर गुड होती है आपका, देखो प्रोड्यूसर होते हैं आपके प्लांट और मशीनरी। अब एक बात बताओ यार, कि प्लांट मशीनरी आपकी वो भी आ जाती है इसमें, लूज टूल्स आ जाते हैं, वो नट बोल्ट्स वगैरह आपके, तो ये सब क्या हो गए? ये हो गए प्रोड्यूसर गुड्स में प्लांट मशीन नट बोल्ट्स वगैरह। क्या ये सब वो कैपिटल को देख? कैपिटल कौन से? जिनकी वैल्यू हाई है, हाई वैल्यू है, डेप्रिसिएशन लग सकता है। तो ये नट बोल्ट आते हैं जो अब 10-10 20-20 साल तक चलते हैं, क्या उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं लगता ना। हाई वैल्यू के होते नहीं होते यार, 10-20 इतने रुपए के आ जाते हैं। तो ये क्या ऑल डू ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड? नहीं, नहीं होते। क्यों नहीं होते? लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल बता देना। नट बोल्ट्स हो गए हमारे, प्लांट मशीनरी हो गए। प्लांट मशीनरी के ऊपर हाई वैल्यू के होते हैं, डेप्रिसिएशन लगती है, 5 साल से ज्यादा के लिए यूज करती हैं, इस वजह से। और नट बोल्ट वगैरह हमारे, इनका कोई ये कितने लंबे समय तक के लिए यूज होते हैं, इनकी वैल्यू कम होती है। ये हो गया हमारे भाई। एक जो मैंने मेरे को आपको बताना था जो पेपर में फंस सकता है क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या मेन टॉपिक हमारी इनकम। अब एक बात बताइए, इनकम से भाई देखो, इनकम क्या? इनकम दो तरीके की होती है। कोई आया आपके घर पे, कौन? आपकी बुआ आई और कह रही है आपसे, ले बेटा ले 500 रुपये ले ले। भाई 500 रुपये अगर वो आपको दे गई तो क्या वो आपकी इनकम है सर? इनकम तो है। क्या वो एस्टिमेशन में आना चाहिए? नेशनल इनकम में, मतलब नेशनल इनकम के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर? आना तो चाहिए। ये क्यों आना चाहिए? ट्रांसफर इनकम देखो वो होती है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी वन साइडेड होती है। अगर आप कहीं पे गिफ्ट दो, कहीं पे ग्रांट दो, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, कहीं पे आप चैरिटी कर लो, ओल्ड एज पेंशन, भाई जो लोग आपके वृद्धावस्था के लिए पेंशन आप देती है सरकार, ठीक है वो, ये क्या भाई एक तरफ से तो जा रहा है पैसा, क्या दूसरी तरफ से कहीं से सर्विस गई? नहीं है, नहीं गई। याद रखना, जहां पर पैसा आए लेकिन सर्विस ना जाए, पैसा आए लेकिन सर्विस ना जाए, वो हो गई आपकी ट्रांसफर इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में नहीं आती। डू नॉट इंक्लूड इन एस्टिमेशन ऑफ एनआई, यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम के बाद में फैक्टर, ट्रांसफर इनकम के बाद में फैक्टर इनकम कौन सी होती है? जहां पे फैक्टर पेमेंट हो, यानी फैक्टर पेमेंट कौन सी? लैंड, भाई पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। भाई लैंड पे क्या आता है? रेंट आएगा। इस पे क्या आएगा? लेबर पे आप सैलरी और वेजेस दोगे। ठीक है, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दोगे।
और इंटरप्राइज पे क्या होगा, प्रॉफिट। तो अब एक बात बताओ यार, कि जब ये फैक्टर जो भी आपके इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू हो, फैक्टर सर्विस, लैंड पे क्या था, सर्विस दी, इसका रेंट मिला, लेबर ने आपको सर्विस दी, आपने उसको सैलरी और वेजेस दिए, कैपिटल में क्या था, पैसा लगाया, इंटरेस्ट आया, एंटरप्राइज से प्रॉफिट आया। तो ये सब क्या लगे भाई, जो सर्विस दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, फैक्टर इनकम है हमारी, जो फैक्टर सर्विसेज के थ्रू हो वो हमारी फैक्टर इनकम। ये हो गया हमारा इनकम वाला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो होता है जिसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हो किसके द्वारा, हमारे हाउस होल्ड के द्वारा। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओ आर इंक्लूडेड। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओ आती हैं इसके अंदर। अब हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एनजीओ का जब भी अब हाउस होल्ड क्यों कर रहे हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों कर रही है भैया, डिफेंस वगैरह में बांटने के लिए। और एनजीओ क्यों कर रही हैं भाई, वो की नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, तो वो क्या कर रहे हैं, एनजीओ हो गए हमारी भाई, ये क्या कर रहे हैं, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन वगैरह के लिए एनजीओ यूज करते हैं, चैरिटी के लिए। तो इन तीनों के एक्सपेंडिचर को मिला के हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन कौन आती हैं, कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, ये डिफेंस वगैरह की तरफ ज्यादा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, और हमारी एनजीओ। इन तीनों के सम को मिला के हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है या तो वो खर्चा नहीं बोलेंगे, खर्चा नहीं बोलेंगे इसे, इन्वेस्टमेंट होता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब आप कहीं पर पैसा लगाओ, आप कहीं पर पैसा लगाओ, क्यों लगा रहे हो भाई, प्रोड्यूसर पैसा क्यों लगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या था, वो पैसा जो प्रोड्यूसर ने लगाया, किस लिए भाई, किस लिए लगाया उसने, फाइनल उसको परचेज करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल और इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। और क्या, और ये क्या भाई, या फिर एडिशन हो किसका, स्टॉक ऑफ कैपिटल में। इसको हम कहते हैं हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। या तो भाई या तो उसका और नया इन्वेस्टमेंट करें हम, या तो हम और नया इन्वेस्टमेंट करें। अब ये देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, या तो आप किसी रॉ मटेरियल हो गया हमारे, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, या तो आपके रॉ मटेरियल भी आ सकते हैं, आपके सेमी फिनिश गुड्स भी आ सकते हैं, फिनिश गुड्स भी आते हैं, और फाइनल भी आते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, दो तरीके के होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं दो, फाइनल और इन्वेंट्री, फाइनल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब देखो फाइनल इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं, फाइनल होते हैं आपके वो इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फाइनल वो होते हैं जहां पे किसमें इंक्रीज हो, इंक्रीज इन फिक्स्ड कैपिटल में, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम फाइनल कहते हैं, फिक्स्ड को हम फाइनल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसमें, यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी कैपिटल होगी, आपकी प्लांट एंड मशीनरी, हो गई, ठीक है, और बिल्डिंग्स वगैरह, इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है और इन सब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो हो गया हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी कौन सा होता है, इसके एग्जांपल लिख लो एक बार भाई, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी, या फिर आपका वो हो गया बिल्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी दो। अब उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जो भी आप मैंने आपको क्या बताया, या तो आपका रॉ मटेरियल आता है, सेमी फिनिश गुड्स आते हैं, फिनिश गुड्स आते हैं,
तो ये किसके अंदर आते हैं, इन्वेंट्री के अंदर। फाइनल क्या है ये, देखो फाइनल क्या है, ये फाइनल है, ये फाइनल है। फाइनल में कौन कौन से आ गए, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग वगैरह ये सब। इन्वेंट्री में देखो कौन कौन से आते हैं, इन्वेंट्री में आते हैं आपके या तो रॉ मटेरियल आएगा, या आपका वो रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गए जो भैया हैं अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर, ठीक है, सेमी फिनिश हो गए, फिनिश गुड्स हो गए, थोड़ा बहुत इनमें अभी भाई बचा है वैल्यू एडिशन। अगर इनमें इंक्रीमेंट हो तो हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में एक और है बुक में जो दिया हुआ है, डिजायर और अनडिजायर्ड। देखो डिजायर्ड वो होता है, आपने अगर किसी भी फर्म ने 500 यूनिट 1000 यूनिट का सोचा भाई प्रोडक्शन करेंगे, इतनी की डिमांड आएगी, आपका डिजायर कितना था 1000, आई कितनी 1000 का था, तो वो हो गया डिजायर, यानी कि हम इतने को बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, इतने की डिमांड आएगी मार्केट में। अनडिजायर कहते हैं इसका अपोजिट हो गया, यानी कि 1000 का सोचा 500 की आई, जो 500 बची उन पे हो गया लॉस। तो अनडिजायर से हो सकता है लॉस, डिजायर से लॉस नहीं हो सकता। ये क्या हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट का टॉपिक कवर। अब इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक क्लासिफाई करा गया है डेप्रिसिएशन के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन के बेसिस पे क्यों कह रहा हूँ, सुनना है बुक की टॉपिक, लेकिन वो है डेप्रिसिएशन के बेसिस पे, देखो उसे। अब इन्वेस्टमेंट हमारे किसके बेसिस पे है, देखो डेप्रिसिएशन के बेसिस पे है। क्यों कह रहे हैं वैसे, देखना डेप्रिसिएशन के बेसिस पे कौन कौन सी हो सकते हैं, या तो एक ग्रॉस होगा आपका, या फिर नेट इन्वेस्टमेंट होगा। भाई डेप्रिसिएशन के बेसिस पे या तो होगा आपका ग्रॉस या फिर होगा नेट। अब भाई ग्रॉस कौन से, जहां पे हम प्रोविजन फॉर डेप ही नहीं बनाते, जहां पे प्रोविजन फॉर डेप नहीं बनाया जाता, नो प्रोविजन फॉर डेप इज मेड। डेप क्या यानी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं, एक तो देखो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है। ये हो गया डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फाइनल को डेप्रिसिएशन होता है, सॉरी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही होते हैं, ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है। इन दो को भी हम डेप्रिसिएशन, अगर देखो क्वेश्चन में जो हमारे 4th चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे तो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही दिया होता है मेजरली क्वेश्चन में, तो इसको याद रखिएगा। उसके हम लोग प्रोविजन नहीं बनाया जाता है। नेट में क्या होता है, प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप इज मेड। हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हैं, इसमें प्रोविजन नहीं बनाया जाता। अब एक बात बताओ, इसमें प्रोविजन नहीं बना तो क्या हो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनकी जो परचेज वैल्यू यानी कॉस्ट है उसी के ऊपर दिखाते हैं, दे आर शोन एट कॉस्ट वैल्यू, यानी कि जहां पे डेप्रिसिएशन नहीं हो। ये क्या शो करते हैं, नहीं दे आर नॉट शोन। ये किस पर शोन होते हैं, देखो दे आर शोन एट बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू कॉस्ट वैल्यू ये क्या है, ये दिखाता हूँ आपको। देखो कोई भी आपने मशीनरी खरीदी कितने की, 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए की अगर आपने मशीनरी खरीदी, ये अकाउंटेंसी में भी काम आती है ये चीज, कब काम आती है, कैश फ्लो के टाइम पे। तो क्या है, कोई भी चीज अगर खरीदी, 10 लाख रुपए में मशीनरी खरीदी, 10 लाख रुपए में खरीदी, और उस पर डेप लग गया 10 साल में 1 लाख रुपए का डेप लग गया, मतलब 1 लाख रुपए प्रति साल का मान के चलते हैं हम, 1 लाख रुपए प्रति साल का डेप लगा। तो ये जब इस पर डेप लगा, एक समय 1 साल का डेप लग गया 1 लाख रुपए, अब अगली साल उसकी वैल्यू क्या रहेगी सर, 9 लाख रुपए। तो ये होगी इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जब डेप लग जाए, देखो कॉस्ट में से अगर आप डेप को माइनस करोगे, कॉस्ट में से डेप बताओगे तो निकलेगी बुक वैल्यू।
और अगर प्लस कर दोगे डेप्ट को बुक वैल्यू में, प्लस कर दो डेप्ट को, तो निकलेगी क्या, कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, ये अकाउंटेंसी में काम आता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है भाई, ग्रॉस में क्या क्या आएगा आपका, डेप्रिसिएशन भी आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ग्रॉस, नेट प्लस डेप। और नेट ये कैसे निकलेगा, नेट हमारा ग्रॉस में से डेप माइनस कर दो, ग्रॉस माइनस डेप। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन में ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट। एक चीज याद रखना कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी वो हो रहा है ना, क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, नेट में हो चाहे ग्रॉस में हो, तो एक चीज याद रखना कि भाई क्या होगा हमारा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे कैपिटल को दाए, कैपिटल को दाए तो क्या हुआ, क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, क्या जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम बढ़ गई, लोगों की डिमांड आएगी। तो ये कॉमन पॉइंट है जो हमको याद रखनी है। उसके बाद में डेप्रिसिएशन के बेसिस पे खत्म। अब हम आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है। हाँ, एक और चीज है कि अगर हमारे ग्रॉस में बात कर रही है, ग्रॉस की बात हो रही है, तो ग्रॉस के अंदर दोनों चीज आती हैं, तो रिप्लेसमेंट भी आता है और एडिशन भी आता है। लेकिन हम अगर नेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या एक और 4 मशीन नहीं थी मेरे पास, 4 में मैं इक्वल ले आया, यानी होगी 5। ग्रॉस में क्या है, आप डेप्रिसिएशन बना रहे हो, तो अब उस मशीनरी पे क्या डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। अब जो डेप्रिसिएशन आपने क्यों बनाया, क्योंकि अब आगे चल के अगर ये मशीनरी हो गई बेकार, तो आप जो आपने प्रोविजन लगाया है उसके बेसिस पे आपको नई मशीनरी परचेज करनी होगी 10 साल बाद, तो आप उसको परचेज कर पाओगे। इसमें दोनों चीज आती है, डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू भी, डेप्रिसिएशन भी बनता है और नया एडिशन भी होता है। इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर केवल जो आपने नया एडिशन करा मशीनरी में आपकी में वो होता है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, बस चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा। डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस इन वैल्यू ऑफ असेट्स, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी कि अगर फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है वो होता है डेप्रिसिएशन। इसके दो नाम हमने आपको बताए थे, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल या तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये दो चीज और याद रखनी है हमें। लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स अब किस कारण से होगा, या तो नॉर्मल वियर एंड टियर है, या तो इसके ये रीजंस क्या क्या हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण, या कोई एक्सीडेंटल डैमेजेस, या फिर ऑब्सोल्यूट चेंजेस, ऑब्सोलीट चेंजेस। अब ये चेंजेस कौन कौन से हैं हमारे, या तो डिमांड में चेंज आना, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आना। ठीक है, डिमांड में चेंज आना या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आना, ये हो गए हमारी एब्सोल्यूट चेंजेस। तो ये आता है डेप्रिसिएशन, लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेक्टेड है किस कारण, नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण, एक्सीडेंटल डैमेज है, ऑब्सोल्यूट चेंजेस के कारण। अब अनएक्सपेक्टेड कौन सा होगा, अनएक्सपेक्टेड होता है आपका अनऑब्सोल्यूट चेंजेस के कारण। अनऑब्सोल्यूट चेंजेस कौन से हो गए, या तो आपके इसमें मेजरली आता है आपका नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक वगैरह के कारण, आपकी किसी अर्थक्वेक फ्लड इनके कारण अगर आपकी मशीनरी में डैमेज हो गया तो ये होते हैं हमारा अनएक्सपेक्टेड। और इनकम क्या कहते हैं, इसके लिए तो प्रोविजन बनेगा, यानी प्रोविजन बनेगा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनता है, याद रखिए इनके लिए बनता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इनके लिए बनेगा। इनके लिए नहीं बनता डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इनको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन, इनको कहते हैं कैपिटल लॉस, इनके लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनता है, इनके लिए नहीं बनता अनएक्सपेक्टेड के लिए। ये एक्सपेक्टेड का पार्ट है, ये किन कारण, नॉर्मल वेरिएंट, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड ऑब्सोल्यूट चेंजेस। ये हमारा यहाँ पे खत्म।
अब हम पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से 4 सेक्टर रह गए हमारे। 4 सेक्टर के बाद में हमारा इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है, फ्लो एंड स्टॉक में क्या अंतर है, उसके बाद में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म। 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, यानी ज्यादा से ज्यादा आपके 10 मिनट, और 10 मिनट में पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो अभी हमने पता है क्या देखा कि अभी हमने हमारा जितना भी था सब पढ़ लिया। अब क्या था हमारे पास, वेरिएबल। अब क्या टॉपिक है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या एक क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब वेरिएबल क्या एक रैंडम क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है सर, रैंडम, यानी कि वो क्वांटिटी हमें पता नहीं है लेकिन हम उसको, अब क्या है वेरिएबल को हम क्या मानते हैं भाई, मैथमेटिक्स में यही तो पढ़ा, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स। लेकिन वेरिएबल क्या है, बेसिकली एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं। अब उसके बाद में स्टॉक और फ्लो 2 टाइप्स के होते हैं। स्टॉक क्या होता है, जो मेजर होती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो। अब वो तो ये क्या टाइम डायमेंशनल हुई, नहीं, नॉट टाइम डायमेंशनल। क्या भाई टाइम का डायमेंशन दिखा रही है, नहीं कि मतलब कितने समय में ना। अभी इनके बीच में एक रिलेशन हो है, वो लिख ले, वो मैं आपको बताऊंगा। और फ्लो क्या, ये था पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि इतने समय से लेके इतने समय तक के लिए, हो गया हमारा फ्लो वेरिएबल। द पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है हमारा फ्लो वेरिएबल। अब उसके बाद में क्या, ये टाइम डायमेंशनल होती है। अगर आपने शाम को 4 बजे से खेलना चालू करा और आप 6 बजे तक खेले, तो 4 से 6 बजे तक खेले ना, तो एक पीरियड ऑफ टाइम यानी 2 घंटे का समय था, आप उसमें खेले, ये हो गया हमारा फ्लो। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन सुनना। आपके खाते में 1 लाख रुपए आपने जमा करे, या पड़े हुए थे भाई 1 लाख रुपए, आप गए हर महीने उसमें से निकाल लिया, कितने, 10,000 रुपए हर महीने। फिर बाद में क्या कर रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं भाई, खाते में जो डिपॉजिट पड़ी हुई है वो कितनी है आपकी, वो है आपका स्टॉक वेरिएबल। 1 लाख रुपए क्या है, ये जो 1 लाख है जो खाते में पड़ा है, ये हमारा स्टॉक। अब फ्लो क्या है, देखो फ्लो हो रहा है कितने का, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का फ्लो हो रहा है, 10,000 रुपये का फ्लो हो रहा है हर महीने। फिर आप जमा भी कर रहे हो 20-20 हजार रुपये। तो ये क्या हो रहा है सर, ये हो गया स्टॉक। यानी कि अगर आपके स्टॉक था तो फ्लो हुआ, आपने 10,000 रुपये निकाले, लेकिन आपने फिर 10,000 रुपये निकाले, अब फिर आपने क्या करा उसमें, फिर आप जमा कर रहे हो हर महीने आप फिर 10-10 हजार रुपये अगर उसमें जमा कर रहे हो, तो क्या फ्लो हो रहा है, फ्लो से क्या हो रहा है, ये स्टॉक हो रहा है, फ्लो से ही स्टॉक हो रहा है, स्टॉक से फ्लो हो रहा है, फ्लो से स्टॉक, स्टॉक से फ्लो। याद रखिएगा ये म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है इन दोनों की। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल में क्या सेक्टर्स कितने इकोनॉमी में, देखो इकोनॉमी में होते हैं 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और आपका रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। हाउस होल्ड क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ओनर है किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। देखो सेक्टर्स कौन कौन सी हैं हमारे, 4 हैं। हाउस होल्ड, ये लोग कौन है सर, ये ओनर्स हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन है, हाउस होल्ड। अब फर्म कौन है भाई, फर्म क्या करती हैं, दे टेक सर्विसेज, टेक फैक्टर सर्विसेज, किससे लेती हैं, हाउस होल्ड से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट क्या है भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स और सब्सिडीज लगाना, एक्सपेंडिचर करना डिफेंस वगैरह पे, ये काम हो गया गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट के बाद में कौन है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, ROW, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड यानी कि ROW, इनका क्या काम है भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ये हो गया हमारे सेक्टर्स, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत है। देखो ये क्या ओनर्स ऑफ फैक्टर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, फर्म से ये लोग खरीदते हैं चीजों को, ये क्या फैक्टर सर्विस लेती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, ये सब इनका काम है फर्म का। गवर्नमेंट का क्या है, टैक्स और सब्सिडीज का, टैक्स का,
सब्सिडीज का, एक्सपेंडिचर का, ठीक है। ये इनमें क्या है, देखो ROW में आपके एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब बताओ यार क्या मतलब, आदमी तो मैं तुम्हारा ब्रीफ में समझा रहा हूँ चीजें, ब्रीफ में क्या है इसमें बताओ, क्या क्या रहने लायक है, कुछ नहीं है। वेरिएबल में हमने पढ़ा क्या कुछ रहने लायक था, नहीं था। और मैं जो आपको PDF शेयर करूंगा ना, जो आपको PDF भेजी जाएगी, उसमें आप कह दोगे इसमें कुछ भी नहीं है रहने लायक। मेरी विश्वास मानो भाई, वीडियो स्किप मत करना। क्यों मत करना, आपको जो PDF शेयर होगी ना वो और इससे भी बढ़िया है यार। क्यों बढ़िया, मैं चाहता हूँ आपके जो नोट्स हों आपको एंड में पढ़ने के लिए, वो होने चाहिए बढ़िया, वो बेस्ट से बेस्ट होने चाहिए। ये आपको एक्सप्लेनेशन देना क्यों जरूरी है, तो कंफ्यूजन ना हो। मुझे पता है सबको पता होगा, लेकिन इनका काम क्या है, ये ओनर से फैक्टर प्रोटेक्शन के। अगर MCQ आया, व्हाट द ओनर फैक्टर प्रोटेक्शन, हाउस होल्ड। ये है हु टेक फैक्टर सर्विसेज, फॉर्म लेती है। तो मेन पॉइंट है मैंने आपको लिखवा दिया। अब भाई हाउस होल्ड के बारे में आप खुद भी लिख सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे भाई, जो फर्म प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और टैक्स किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। तो ये तो हो गया हमारा क्या, सेक्टर्स हो गए हमारे इकोनॉमी के। अब हम बात करते हैं क्या, बताओ जल्दी बताओ, इंटरसेक्टरल फ्लो। इंटरसेक्टरल फ्लो क्या है, वो फ्लो जो डिपेंडेंस दिखा रहा है किसके बीच में, दो सेक्टर्स के बीच में। हम बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी, हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड फर्म, क्लोज्ड इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म आर क्लोज्ड इकोनॉमी। इंटरसेक्टरल फ्लो, बहुत प्यारा सा डायग्राम भाई, फ्लो बहुत प्यारा सा डायग्राम। हाउस होल्ड, फर्म, यार पता नहीं भाई, देखो क्या है हाउस होल्ड फर्म में क्या है। ऐसा लग रहा होगा कि आप टीवी से बना दिया, टीवी नहीं है, देख लो। अब क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फार्मर को क्या दिए, सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए। क्या दिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर प्रोडक्शन। फर्म ने क्या दिए, फर्म देगी इनको गुड्स जो उसने प्रोड्यूस करे इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ अब बताओ, ये इसमें इंटरसेक्टरल फ्लो में होते हैं दो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो कौन कौन से, एक तो होता है आपका रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। मनी भैया, मनी मतलब पैसा, पैसा यानी कि ये इनमें मनी इन्वॉल्व है, मनी इज इन्वॉल्व। रियल में भाई ये गुड्स है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, नो मनी, इनमें लिख लो भाई नो मनी। तो ये अगर आप डायग्राम बना के समझाओगे ना बहुत बढ़िया आएगा। क्या आएगा देखो, पहले हाउस होल्ड क्या करेंगे, फर्म को देंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म क्या देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कहीं वो हो रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये कौन सा है हमारा, रियल फ्लो। अब एक बात बताओ, ये जो बाहर का है इसमें क्या हुआ, अब फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी, फैक्टर पेमेंट। भाई फैक्टर पेमेंट यानी कि फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड के लिए क्या है वो, फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम, फर्म क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड क्या देंगे भाई इनको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसा देंगे। अब क्या देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो भैया आउटर वाला कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा मनी फ्लो। देखो इसको हम कहते हैं, ये है हमारी इनर लूप, ये होती है हमारी इनर लूप यानी रियल फ्लो, ये होती है हमारी आउटर लूप यानी मनी फ्लो।
क्या हुआ, हाउस होल्ड फॉर्म ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज, हमने दिए पहले फैक्टर प्रोडक्शन और लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज लिए, ये हो गया इनर फ्लो। इसके अंदर क्या होता है, रियल फ्लो होता है, यानी पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे में क्या हुआ, इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज की जगह क्या क्या करा, एक्सपेंडिचर करा हाउस होल्ड ने, फर्म को पैसा दिया, मनी का फ्लो हुआ। दूसरे में क्या हुआ, फैक्टर पेमेंट हुआ, भाई इन्होंने फैक्टर प्रोडक्शन ली तो इसलिए करा फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। ये था यार इंटरसेक्टरल फ्लो, केवल केवल भैया केवल ये, इस पूरे डायग्राम से हमें क्लियर हो गया इंटरसेक्टरल फ्लो क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। बहुत भाई देखो खत्म है अब चैप्टर, आखिरी टॉपिक है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो यार सही में बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। क्या क्यों क्यों इजी है मैं आपको बताता हूँ, अगर देखना अरे क्यों इजी है भाई, देखना अब आप। देखो क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है भाई, ये फेजेस क्या है सर्कुलर फ्लो के। पहला फेज है सर प्रोडक्शन का या फिर इनकम जनरेशन का, या फिर वैल्यू एडिशन का। ये तो हो गया भैया पहला फेज। दूसरा फेज कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। या फिर और इनकम फेज। ये सारे नाम लिखवा रहा हूँ यार, इनको तो देख से भाई थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कर दो यार तुम लोग, तुम्हारे लिए जो जो मेन है वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई पेपर में आती हैं ये सब चीजें। डिस्पोजिशन फेज और एक्सपेंडिचर फेज। और एमसीक्यू पता है, मैं खुद ने पेपर दिए बहुत भाई, बिल्कुल आपसे क्या बोलूं, ये इसमें से तो आते ही आता है, ये तो पूछते डिस्पोजिशन, अगर इसको पता होगा एक्सपेंडिचर फेज का नाम डिस्पोजिशन फेज है, तो वो तो पता है इसको भी कर आएगा, वो बंदा इसको भी कर आएगा। अब ये क्या है यार, ये तीनों ना आपस में लिंक है, आपस में लिंक है। अब देखना सुनना कैसे। पहला हुआ प्रोडक्शन फेज, यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आया, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म ने लिए किससे, हाउस होल्ड से। अब हाउस होल्ड से क्या लेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन करा। क्या प्रोडक्शन का मतलब हो गया वैल्यू एडिशन करना, किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हुआ, प्रोडक्शन मतलब वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन यानी कि इनकम जनरेशन। अब इनकम जनरेशन कैसे होगा वो भी देखेंगे। इसमें दो चीज एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है, देखो अजम्पशन लिख लो यहाँ पे, अजम्पशन। एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल के थ्रू पूरा क्लियर। पहला नो सेविंग, कोई भी सेविंग नहीं, और दूसरा क्लोज इकोनॉमी। भाई जो जो पॉइंट है काम के वो लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लो, बहुत है पूरे पेपर में आंसर 6 नंबर का भी आएगा, तब भी ये क्लियर है। अब क्या है, पहला हुआ प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज। अब मान के चलो 1000 रुपए को, भाई 1000 करोड़, 1000 करोड़ वैल्यू है यहाँ पर पहले फेज में, यानी प्रोडक्शन हुआ 1000 करोड़ का। इनकम जनरेशन कितने का हुआ, उस प्रोडक्शन से क्या हुआ, आपने जो प्रोडक्शन करा वैल्यू एडिशन हुआ, उस सबके हमें इनकम कितने की जनरेट हुई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू, यानी जो अपने फैक्टर्स यूज करे प्रोडक्शन वाले, 1000 करोड़ की आपको हो गई इनकम। अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फीस किसका है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने लिए थे किससे, फर्म ने हाउस होल्ड से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे, उस इनकम को वो बांटेगी, किसमें देगी भाई, इन्हीं में देगी। 1000 करोड़ हुए तो 1000 करोड़ ही जाएंगे। हम मानने की भाई जो हाउस होल्ड है वो कोई सेविंग वगैरह कोई नहीं कर रहा, सेविंग है ही नहीं, पूरी इकोनॉमी में क्लोज में, हम मानने की सेविंग ही नहीं है। तो 1000 करोड़, 1000 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, 1000 करोड़ की जो इनकम जनरेट हुई, जो वैल्यू एडिशन हुआ, वो आपने दे दिया यहाँ पे भाई हाउस होल्ड को। ये फर्म ने करा, देखो ये किसने करा, फर्म ने, थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो भैया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू करेगी। अब ये पता है ये किसके अंदर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, यानी कि अब ये फर्म जो है वो हाउस होल्ड को देगी पैसा। क्या पैसा देगी सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पैसा जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। इनकम फेज है किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। अब ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, एक्सपेंडिचर
अब ये पैसा 1,000 कहाँ से आया? प्रोडक्शन से ही आ गया क्या? नहीं आया यार, प्रोडक्शन करा, अब वो बिका होगा माल तभी तो पैसा आया, बिका होगा माल तभी तो पैसा आया। एक बार इसका रिलेशन देखेंगे, यानी कि 1,000 करोड़ आ गया किसके द्वारा? हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर करा, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। बहुत, अब देखो अब क्या करना है, सुनो एक बार पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी सुन लो, पेपर में लिखी है ना, हो गया 6 नंबर पूरे पक्के हैं, ये डायग्राम बनाया ना बस। अगर पूछे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है, तो क्या कहानी क्या है? एक फर्म थी, उसने क्या करा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करे किससे? हाउस होल्ड से। अब उन हाउस होल्ड ने क्या करा, उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो दे दिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए कितने भाई? 1,000। अब उनने क्या करा, प्रोडक्शन करा, तो उनको क्या हुआ, प्रोडक्शन करा 1,000 करोड़ का। उसमें वैल्यू एडिशन, वैल्यू, इसको वैल्यू एडिशन भी कहते हैं, प्रोडक्शन मतलब वैल्यू एडिशन, 1,000 करोड़ का हुआ। अब 1,000 करोड़ में क्या हुआ, वो माल बिका होगा तभी 1,000 करोड़ आए, यानी कि इनकम जनरेशन हुआ। अब वो जो 1,000 रुपये आए वो उन्होंने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब भाई जो पैसा आया, अब उसको भाई जो हमने फैक्टर प्रोडक्शन हायर करे वो भी देंगे। अब वो किस फॉर्म में देंगे? देखो उन्होंने क्या करा भाई, जो रेंट लैंड था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, रेंट दे दिया, लेबर को हमने वेजेस दे दिए, लेबर को वेजेस दे दिए, ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे हम, प्रॉफिट जो होगा वो भी बांटेंगे। तो इन फॉर्म में वो चला गया किसके पास? हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा, मैं तो माला माल हो गया। माला माल हुआ, उसने कहा ठीक है, हम सेविंग तो करते, सेविंग हम करना जानते नहीं है। 1,000 करोड़ तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर थे, मतलब ये मान लो इतने बेवकूफ थे कि सेविंग तो वो करेंगे ही नहीं। ये कहानी थी डिस्पोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर, उनने क्या करा, वो 1,000 रुपये का गुड से खरीद लिया, तो एक्सपेंडिचर कर दिया, फिर से वो इनकम जनरेशन हो गया, फिर से वो लोग प्रोडक्शन करना चालू, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म। कोई भी डाउट हो, कोई भी, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। देखना मेरी पुरानी वीडियो में बीओपी के में भी उसका एक जने का क्वेश्चन आया था, फिर स्टेट बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं क्या बीओपी? जो मैंने वीडियो देखी है उसको भी देखिएगा, उसके भी लिंक आपके लिए डाल दूंगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म।